बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपके जो फर्स्ट चैप्टर है कौमी आमदनी का, उसका थर्ड मेन टॉपिक है और वो टॉपिक है कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके। कौमी आमदनी का मफ़हूम आपने समझ लिया, मुख्तलिफ़ मुआशदान उसकी क्या तारीफ़ बयान करते हैं वो भी हो चुका है। कौमी आमदनी के मुख्तलिफ़ तसव्वुरात क्या हैं, किस तरह से उनमें फ़र्क है, ये सब कुछ आपको समझ आ गया है। तो फिर हम अब चलते हैं तीसरे अहम टॉपिक की तरफ, जो है कौमी आमदनी की पैमाइश किस तरह से होती है। तो कौमी आमदनी की पैमाइश को समझने से पहले एक बार आप कौमी आमदनी की जो तारीफ़ें आपको मुख्तलिफ़ मुआशदानों के नज़र से मैंने समझाई हैं वो रिवाइज़ कर लें। और उन रिवाइज़ की गई तारीफ़ों में से 3 अहम तारीफ़ें हैं जो आपने याद रखनी हैं दोबारा, और वो तारीफ़ें हैं डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल की, गार्डनर एकले और प्रोफेसर फिशर। तो ये जो 3 माहिर मुआशदान हैं, इनकी तारीफ़ें हमने याद करनी हैं। और एक अहम बात यह है, कौमी आमदनी की पैमाइश के जो तरीके हैं वो 3 तरीके हैं। इन तीनों तरीक़ों का ताल्लुक़ इन्हीं तीनों तारीफ़ों से है जो अभी आपको मैंने बताई। तो अगर कौमी आमदनी का मफ़हूम आसानी समझ आ गया है तो ये तीनों तरीके आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो 3 तारीफ़ें क्या हैं? अल्फ्रेड मार्शल की, गार्डनर एकले की और प्रोफेसर फिशर की। इसमें से अब 3 तरीक़ों के नाम पढ़ें। देखें, पहला तरीके का नाम दिया गया है पैदावार का तरीका। पैदावार के तरीके में जिस मुआशदान की तारीफ़ इसके मुताबिक पूरी उतरती है इस पैमाने पर, वो है प्रोफेसर मार्शल की, अल्फ्रेड मार्शल। दूसरा तरीका है आमदनी का, इसमें गार्डनर एकले की तारीफ़ इससे मुताबिकत रखती है। तीसरा जो तरीका है, इस तरीके से प्रोफेसर फिशर की तारीफ़ मुताबिकत रखती है। अब आपने याद किस तरह से करना है, समझना भी कैसे है। कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके एक बार मुकम्मल रीड आउट कीजिएगा, और फिर पहला तरीका जब आप लिखेंगे, पैदावार का तरीका, ये हेडिंग देने के बाद आपने सबसे पहले अल्फ्रेड मार्शल का नाम लिखना है और उनके नज़दीक जो कौमी आमदनी की तारीफ़ है वो तारीफ़ बयान कर देनी है। ये आपने लिखना है नंबर 1 पैदावार का तरीका। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के नज़दीक कौमी आमदनी का मफ़हूम ये है, उसकी तारीफ़ लिखी। तारीफ़ लिखने के बाद फिर आपने इस तरीके की वजाहत पर आना है। अब इस तरीके की वजाहत और उस तारीफ़ में बहुत सारी बातें हैं जो मुश्तरक हैं, तो एग्ज़ामिनर पर बहुत अच्छा इम्पेक्ट भी जाता है इस बात का। अब हम आते हैं इस तरीके की तरफ। तरीका आपको क्या बताता है कि इस तरीका पैमाइश के मुताबिक किसी भी मुल्क में जितनी भी अशिया व खिदमत पैदा होती हैं उन सब की हतमी ज़री मालियत को जमा करना है। तो ये जो जमा करना है, मजमुआ लेना है हतमी ज़री मालियत का। तो हतमी ज़री मालियत, ये 3 अल्फाज है जो हैं। हतमी यानी तमाम अशिया व खिदमत की जो आखिरी स्टेज होगी, फ़ाइनल स्टेज, जिसके बाद हमने उसे सिर्फ इस्तेमाल में ले आना है, उस शक्ल, उस सूरत हाल को ही हमने मालियत में बदलना है। दूसरी बात, ज़री, हर शय को हम ज़र की सूरत में मापेंगे। तो मालियत का मतलब कि कितनी अहमियत है इस शय की, तो उसे हम ज़र की सूरत में ही मापेंगे। अब कौमी आमदनी की पैमाइश में अशिया व खिदमत बहुत सारी होती हैं। अब जैसे कुछ ज़रई अशिया होती हैं, कुछ मादनी अशिया हैं, सनती अशिया भी हैं, फिर खिदमत हैं, कुछ मुतफरिक अशिया हैं। अब क्या इन तमाम अशिया को हम बासानी जमा कर सकते हैं कि आप ज़रई अशिया में से गंदम को जमा कर दो लोहे में, और लोहे को जमा करो डॉक्टर में, फिर डॉक्टर को जमा करो मछलियों में? ऐसे नहीं हो सकता। तो अशिया व खिदमत के मजमूए के लिए आपको क्या करना है, इन तमाम अशिया का जो फ़ाइनल शक्ल है इनकी हतमी सूरत, उस सूरत को आपने ज़र में बदल देना है। मसलन कि गंदम कितने रुपए की है, और लोहा कितने रुपए का है, कपड़ा कितने रुपए का है, डॉक्टर से आप इलाज करवाने जाते हो तो कितनी फ़ीस लेता है, मछलियाँ पकड़ने या मछली की कीमत क्या है। तो ये जो तमाम कीमतें हैं, कीमतों के बाद ये तमाम अशिया किस में बदल जाएंगी, इनका जो आला पैमाइश है वो रुपए में आ जाएगा।
अब लोहे के रुपए को गंदम के रुपए में और वकील की फ़ीस को आप आपस में सबको जमा कर सकते हैं बआसानी। इसलिए ज़री मालियत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि इन सबको आपने कीमत के मुताबिक जो इन पर ख़र्चा आता है उसके मुताबिक रुपए में बदलना है और फिर इन सबको जमा करना। अच्छा, अब इस तरीके पैमाइश में ये तरीका तो बहुत आसान है, नज़र आता है, लेकिन कुछ एहतियातें हैं जिनका ध्यान आपने लाजमी रखना है कि अगर इन बातों का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा गलती भी हो सकती है इस तरीके में, और जिसकी वजह से फिर हमें नुकसान भी हो सकता है कि हम सही पैमाइश करके नहीं बता पाते। सो पहली एहतियात हमें करनी है कि 2 बार शुमार ना करें। किसी भी एक शय को जब आपने लिया है तो उसकी सिर्फ हतमी सूरत यानी आखिरी सूरत हाल जिसमें उसे हमने इस्तेमाल करना है, सिर्फ उसी कीमत को जमा करें, उसी सूरत को ही ज़री मालियत में हम बदलें, उसके हर एक मरहले को ना बदलें। मिसाल के तौर पर देख लेते हैं हम यहाँ गंदम की मिसाल कि गंदम की कीमत, आटे की कीमत और रोटी की कीमत, इन तीनों की कीमतों को अगर जमा करना भी है तो अलग अलग जमा करें। यानी ये नहीं कि गंदम की कीमत जो है दी गई है तो जब आप आटे की कीमत मालूम करने लगें तो आटे में पिछली गंदम की कीमत भी आ जाए और आटे की पिसाई वाली कीमत भी है। फिर जब रोटी की कीमत जमा करने लगें तो सिर्फ रोटी पकाने वाले की कीमत नहीं बल्कि आटे की, गंदम की और रोटी पकाने वाले की भी कीमत, तीनों को इकट्ठा ही जमा करें। ऐसे नहीं करना। अगर आपने हर मरहले पर इसे ज़री मालियत में बदलना है तो हर मरहले पर जो उस मरहले की कीमत है उस कीमत को ही आपने लेना है और उनको फिर बाद में जमा करना है। अब जैसे गंदम और आटा कई मरहलों से गुजर कर रोटी पकती है और रोटी की कीमत में गंदम और आटे की कीमत भी शामिल होती है। अब गलती से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या तो सिर्फ आखिरी मरहले पर जो रोटी की बहुत ज़्यादा कीमत है उसे ही हम लें, या फिर हम हर मरहले पर जितना इजाफ़ा हुआ है उस कीमत में सिर्फ वो इजाफ़ा ही लें, पिछले वाली कीमतों को शामिल ना करें। ज़्यादा आसानी से आपको गोशवारे से समझ आएगा। गोशवारा कहते हैं इस टेबल को जो यहाँ दिया गया है। पैदावार का मरहला, गंदम की कीमत आपको बताई गई है कि 2 रुपये है, और ये चूँकि पहला मरहला ही है इसलिए मुख्तलिफ मराहिल पर कीमत भी इसकी 2 रुपये है। आटे की कीमत देखें, अब गंदम के बाद जब आपने उसी 2 रुपये की गंदम को आटे में बदलवाया चक्की में ले जाकर, तो आटा पिसाई पर आपका ख़र्चा आया था 1 रुपये सिर्फ। और जो 2 बार शुमार करते हैं उनसे गलती क्या होती है, वो आटा पिसाई का 1 रुपये और जो पीछे असल में उस गंदम की कीमत है जिस गंदम की आपने पिसाई करवाई है 2 रुपये, इन दोनों की कीमतों को इकट्ठा करके कहते हैं कि जी आटे की कीमत है 3 रुपये। हालांकि आटे की कीमत तो 1 रुपये है। आपने मुख्तलिफ मराहिल पर रहते हुए इनको जमा करना है, तो फिर क्या आपको जमा करना है, आपने जो उस मरहले पर खर्चा है सिर्फ उसे ही जमा करना। या दूसरा तरीका क्या है कि आखिरी मरहले को देखें। अब देखें जैसे रोटी पकाई की कीमत, जब हमने वही आटा रोटी पकाने वाले के दिया तो रोटी पकाने वाले ने अपनी मेहनत की कीमत 1 रुपये ली, और जो 2 बार शुमार करने वाला है, जो गलती करने वाला है, उसे गलती क्या होगी कि वो गंदम की कीमत के 2 रुपये, आटे की पिसाई का 1 रुपया, रोटी की पकाई का 1 रुपया, ये इकट्ठे करके कहेगा नहीं जी 4 रुपये कीमत बनी। अब फ़रोख्तकार ने जो रोटी पकाई के बाद दुकानदार रोटियां बेचते हैं, उसने भी जी अपना 1 रुपया लेके मैं रोटी बेच रहा हूँ, यहाँ खड़े होकर काम कर रहा हूँ। तो ये तमाम जो इजाफ़ी कीमत हर मरहले पर आई है, या तो सिर्फ हर मरहले की इजाफ़ी कीमत को ही हम जमा करें, या फिर जो मुख्तलिफ मराहिल पर कीमतें आती गई हैं वो आने दें जिस तरह से मर्ज़ी आ रही हैं, और जो आखिरी मरहला है उस पर कुल जितना ख़र्चा हुआ है वो आप ले लें कि जी आखिरी मरहले तक आते हुए पिछली सारी कीमतों को शामिल करते आ रहे हैं, तो इसलिए फिर सिर्फ आखिरी मरहले की कीमत बना। अब देखें जब आपने सिर्फ़ और सिर्फ हर मरहले पर उसकी कीमत को ले लिया तो हर मरहले की सिर्फ इजाफ़ी कीमत को ही जमा करते हैं, तो आपके पास 2 जमा 1 जमा 1 जमा 1 5 रुपये कुल बनता है। मीज़ान का मतलब होता है टोटल कुल। और मुख्तलिफ मराहिल पर कीमतें जब रुपयों में आपने हर मरहले पर पिछली कीमत को भी शामिल करते फिर पिछली को शामिल करते हैं तो कुल देखें 14 रुपये बना। हालांकि इतनी ज़्यादा खर्चा तो नहीं आया ना, ये
डबल काउंटिंग की वजह से हुआ है, यानी 2 बार हर मरहले में कीमतों को शामिल करने की वजह से हुआ है। तो इसका तरीका क्या था कि अगर मुख्तलिफ मराहिल पर आपसे 2 बार शुमार वाली गलती होने का इम्कान है, आपको लगता है कि ये गलती आपसे हो जाती है, तो फिर आप सिर्फ इसकी हतमी शक्ल है, जैसे तारीफ़ में पहली लाइन में लिखा गया है हतमी ज़री मालियत। तो हतमी सूरत हाल क्या है, जब फ़रोख्तकार मुनाफे के लिए रोटी को बेच रहा है। तो ये आखिरी मरहला, उस आखिरी मरहले में कीमत क्या दी गई है, 5 रुपये। अब चेक करें, ये आखिरी मरहले पर दी गई जो हतमी सूरत हाल में कीमत है, ज़री मालियत है 5 रुपये, ये वही उसके बराबर है जो आपको हर मरहले की थोड़ी थोड़ी कीमतों को, इजाफी कीमतों को जमा करने से हासिल हुई। तो 5 रुपये मुख्तलिफ मराहिल पर कीमत में आप देखें आखिरी मरहले की, या फिर इजाफी कीमत आप हर मरहले की जमा करेंगे, तो फिर आप इस गिनती से, डबल काउंटिंग से 2 बार शुमार होने की खामी से बच सकते हैं। दूसरी एहतियात जो आपको करनी है वो है बिला मुआवजा खिदमात, कि बाज़ औक़ात पैदावार के तरीके में हम ऐसी अशिया और ऐसी खिदमात को भी जमा कर लेते हैं जिनके बदले कोई मुआवजा नहीं मिला हुआ होता। अब बिला मुआवजा खिदमात क्या हैं, बिला का मतलब होता है बग़ैर, यानी बग़ैर मुआवजा के खिदमात। जैसे आप घर में बहुत सारे ऐसे काम करती हैं और आपकी वालदा आपके लिए काम करती हैं, खाना पकाने का काम करती हैं, कपड़े खुद सिलाई कर लेते हैं, घर की सफाई खुद कर लेते हैं, मासी को नहीं बुलवाते, आपने कोई शेफ़ नहीं रखा हुआ कि वो आपके लिए आए और खाना बना के दे। ये सब काम आप लोग खुद करते हैं, अपने कपड़े खुद ही से कर लेते हैं, धोबी के पास नहीं लेकर जाते, ट्यूशन बच्चों को नहीं भेजते, खुद पढ़े हुए हैं तो बच्चों को पढ़ा लेते हैं। तो अपने घर के छोटे मोटे जितने भी काम हैं, ये आप किसी दूसरे को मुआवजे के तौर पर तो नहीं दे रहे, ना ही आप अपने आप को मुआवजा दे रहे हैं इसका। ये आप रज़ाकाराना तौर पर अपनी तफरीह की खातिर, अपने आप को मसरूफ़ रखने की खातिर, या दूसरों अपने घर वालों की एहतियात करते हुए ये सब काम करते हैं। तो फिर इन तमाम कामों का मुआवजा मिलता नहीं है, तो फिर इनकी कीमत भी नहीं है। जब कीमत नहीं है तो इनकी ज़री मालियत का अंदाज़ा हमें कैसे होगा। इसलिए कौमी आमदनी की पैमाइश करते वक्त इन खिदमात की कदर व मालियत को शामिल करने में हमें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए फ़िलहाल तक कोई ऐसा असूल नहीं आया, रूल नहीं आया कि हम इन बिला मुआवजा खिदमात को भी अपने पैदावार के तरीके में कौमी आमदनी की पैमाइश करते हुए शामिल कर सकें। तो इस एहतियात से जिस हद तक मुमकिन हो हमें बचना चाहिए। जो ये 2 एहतियातें हैं पहले तरीके की, और तीसरी एहतियात है मख्फी या ज़ेरे ज़मीन सरगर्मियाँ। अब कौमी आमदनी की पैमाइश के वक्त हमने सिर्फ पैदावार का मजमुआ लेना है, तमाम अशिया व खिदमात का ना, तो वो बहुत सारी अशिया ऐसी भी पैदा होती हैं, बहुत सारी खिदमत ऐसी भी हैं जो लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ टैक्स से बचने की खातिर वो अपने कारोबार की इतनी ज़्यादा अशिया पैदा हो गई हमारे इस कारोबार की वजह से, हमें इतना ज़्यादा मुनाफा हुआ है, इतने ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला है, ये तमाम बातें ज़ाहिर ही नहीं करते, छुपा जाते हैं कि हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा अगर हम बता देंगे कि इतने लोगों को रोज़गार पर रखा है, इतने ज़्यादा अशिया बनाते हैं, हम इतना मुनाफा हासिल करते हैं। और इसी तरह से कुछ लोग स्मगलिंग भी करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करते हैं, चोर बाज़ारी करते हैं, तो उसके ज़रिए भी वो मेहनत तो कर ही रहे हैं ना, और अपने उस मेहनत के बदले उन्हें मुआवजा भी मिल ही रहा है जो बहुत ज़्यादा मुनाफा है। लेकिन चाहे ये जायज़ मेहनत है, नाजायज़ मेहनत है, ये एक अलग सवाल है। तो ये जितनी भी मख्फी या ज़ेरे ज़मीन सरगर्मियाँ हैं, यानी ऐसी सरगर्मियाँ जो छुपी हुई हैं, जो बज़ाहिर आपको नज़र नहीं आती। अब वो कुछ लोग टैक्स से बचने की खातिर करते हैं, तो कुछ हुकूमत की नज़र में आने से बचने की खातिर करते हैं, कुछ गैर कानूनी सरगर्मियाँ करते हैं। तो ये तमाम सरगर्मियाँ से भी तो कोई ना कोई शय या खिदमत पैदा होती है ना, लोगों को आमदनी मिलती है, तो इन्हें भी असूलन शामिल तो होना चाहिए कौमी आमदनी की पैमाइश में। लेकिन चूँकि ये ज़ाहिर ही नहीं होती, किसी को मालूम ही नहीं होता इनके बारे में, तो इनको कौमी आमदनी की पैमाइश में कैसे हम शामिल कर सकते हैं। तो इनका सही अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल है। अब हम स्मगलिंग करने वालों को के बारे में जानें, उनसे पूछें कि जी कितनी आमदन हुई, उनको जमा करें, तो ये तो बहुत मज़ाक है, इस बात है कि हमें वो बता दें और हम उसे जमा करेंगे जी इतनी आमदनी, तो इनका अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये वो 3 एहतियातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौमी आमदनी की पैमाइश जब भी हम पैदावार के तरीके से करते हैं, जो पहला तरीका है, उसमें ये 3 मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ता है। तो ये मुश्किलात हैं 3।
इस पैदावार के तरीके की। तो दोबारा मैं आपको बात बता रही हूँ, पैदावार का तरीका जब भी आपने लिखना है तो आपने सबसे पहले प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की कौमी अमन की तारीफ़ लिखनी है, उसके बाद फिर इस तरीके को की वजाहत लिखना शुरू कर देनी है। अब इस तरीके में मुकम्मल तरीका भी आपसे इंशाइया सवाल के तौर पर पूछा जा सकता है पेपर में। इसके अलावा इससे मुतल्लिक़ मुख्तसर सवाल भी आ सकते हैं, मसलन के 2 बार शुमार ना करने का मतलब क्या है, या डबल काउंटिंग का क्या मतलब है, बिला मुआवजा खिदमात किन खिदमात को कहा जाता है, इनका क्या मफ़हूम है, या ज़ेर ज़मीन सरगर्मियाँ कैसी सरगर्मियाँ होती हैं, फिर पैदावार के तरीके की पैमाइश की में किस मशदान की तारीफ़ का नुक्ता नज़र आपको इसमें उसकी झलक नज़र आती है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तसर सवालात भी इस तरीके के मुतालिक आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और जो बात आपको ना समझ में आए वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।